subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और शो शुरू करने से पहले तो आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि अब हम 2022 में एंट्री लेने जा रहे हैं तो आज के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो नए साल में जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी लेसन्स हैं, वो हम इस समय ना भूलें इस नई उम्मीद और आशाओं के साथ। तो अब आज मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो यहाँ पर आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने लास्ट ईयर 2020-21 में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और एचयूएफ्स हैं उनके लिए एक नए टैक्स स्कीम की घोषणा की थी, कुछ कम डिडक्शंस के साथ और लोअर टैक्स रेट्स के साथ। तो इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी होगा कि टैक्स पेयर के लिए ओल्ड टैक्स स्कीम फ़ायदेमंद रहेगी या नए टैक्स स्कीम को आप ऑप्ट कर सकते हैं। इन दोनों का हम फ़र्क समझेंगे और इसी के साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं इसके ज़रिए, ये भी हम इस शो में आगे समझेंगे और इसी पर हमारा फोकस रहेगा। और इस शो में हमेशा की तरह हम शामिल कर लेते हैं हमारे गेस्ट को, हमारे एक्सपर्ट को, टैक्स गुरु मुकेश पटेल को, जो कि इससे टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकी आपको समझाएंगे। और इसी के साथ ही साथ अगर आपके भी कुछ सवाल हैं हमारे लिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो नए साल की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि ये जो दो स्कीम की हम बात कर रहे हैं, नए टैक्स की और ओल्ड टैक्स स्कीम की, इसमें चॉइस हम तभी कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को हम तभी बता सकते हैं जब उनको बेसिक्स की समझ हो। तो पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि नए टैक्स और ओल्ड टैक्स के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पहले हमारे दर्शकों को समझाइए। पूजा, सबसे पहले आपको और हमारे सब दर्शकों को नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और हम ये चाहें और ये हमारी तमन्ना रहेगी कि पूरे साल भर हम टैक्स मंत्र के जरिए हमारे दर्शकों को कुछ न कुछ फायदेमंद विचार देते रहें। और नए साल की शुरुआत जो आपने बताया कि पुराने को याद रखते हुए नई उम्मीदों के बीच कैसे बैलेंस करना, उससे हम हमारी बात शुरू करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि 2020-21 से ये जो नई योजना अनाउंस की गई, उसके पीछे वित्त मंत्री का लॉजिक ये था कि जो प्रवर्तमान व्यवस्था है, जो पहले थी और जिसको अभी चालू रखा गया है, उसके अंदर टैक्स पेयर को, इंडिविजुअल और एचयूएफ की जब हम बात करते हैं, उसको ढेर सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का लाभ मिल सकता है। और माइंडसेट क्या होता है कि चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का फ़ायदा लें और उसके द्वारा हम हमारी टैक्स की लायबिलिटी कम करें। अब सरकार ने ये सोचा कि हर एक टैक्स पेयर के लिए शायद ये मुनासिब न भी हो कि वो ये डिडक्शंस, एग्जम्पशंस ले ही ले। तो जो नहीं ले पाते हैं या जो लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको हम क्यों थोड़े कम टैक्स के रेट का फायदा न दें ताकि एक बैलेंसिंग हो सके। तो ये कॉन्टेक्स्ट में ओल्ड भी रहा और न्यू भी दाखिल किया गया और चॉइस टैक्स पेयर को दिया गया कि आप तय करो आपको क्या पसंद करना है, वेदर ओल्ड और न्यू, यू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक्स के बारे में आपने बात की, तो ओल्ड स्कीम में जो हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर था, तो बेसिक इंडिविजुअल और एचयूएफ का एग्जम्पशन जो है वो 2.5 लाख हम सब जानते हैं। 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स रेट, पर 5 और 10 के बीच में सीधा एक जंप आता था, 20% का टैक्स रेट हो जाता था और 10 लाख के ऊपर 30%। तो ये तो उन्होंने चालू रखा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्जम्पशंस, डिडक्शंस हैं वो हम बरकरार रखेंगे, आप तय कीजिए आपको ये रेट स्ट्रक्चर में जाना है या नहीं। अगर नए स्ट्रक्चर में जाना है
जिसके तहत एक नई सेक्शन 115 BAC बनाई गई और इसके आधार से आपको कहा गया कि आपको स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा और इसके बदले में आपको लाभ क्या रहेगा कि यू विल हैव लोअर रेट्स। तो 2.5 से 5 के बीच में 5%, फिर उन्होंने 5 से 7.5 के बीच में 10%, 7.5 से 10 के बीच में 15%, 10 और 12.5 लाख की टैक्सेबल इनकम पर उन्होंने नेक्स्ट जो रेट किया और 12.5 से 15 लाख के बीच में 25% करके अगर 15 लाख के ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 30% का टैक्स रेट। तो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर, ये इसके बेसिक्स हैं पूजा। ओके तो सर जैसा कि आपने लोअर टैक्स रेट के फायदे के बारे में बताया, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। तो क्या कुछ ऐसे भी एग्जाम्पशंस और डिडक्शन है जो कि टैक्स पेयर को नहीं मिलेंगे अगर वो नए स्कीम की तरफ जाना चाहे तो? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ये पूरी नई स्कीम का फोकस ही यही है कि यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सर्टेन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस। तो हम हमारे दर्शकों को ग्राफिक स्लाइड से भी इसकी झलकियां देते रहेंगे, पर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो ये है कि जैसे सैलरी टैक्स पेयर है उसके केस में अगर आप नई स्कीम का पसंद करते हैं, यू स्विच टू द न्यू स्कीम, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर आपके जो सर्टेन एग्जम्पशंस हैं जैसे कि HRA है, LTC है, फिर सेक्शन 10(14) के तहत आपके सर्टेन अलाउंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट है, कन्वेयंस है वगैरह, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बट these will not be available to a salaried taxpayer। तो ये प्रावधान किया गया है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो गिनी जाती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो एक सबसे बड़ा डिडक्शन सबको मिलता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का, जो 2 लाख रुपए का, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन्स में कोई खास छेड़छाड़ नहीं है, पर बिजनेस इनकम की बात करें तो बिजनेस प्रोफेशन में जो अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन और सर्टेन स्पेशल डिडक्शंस जिसको हम सेक्शन 35 के तहत साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के कहते हैं, वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे। अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन या माइनर के इनकम का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो हमारे बहुत प्रिय डिडक्शंस हैं सेक्शन 80 फैमिली के, 80C, 80D, 80G, 80 TTA, TTB, ये सब जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस लेते हैं, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे अगर आप नए स्कीम की चुनौती करते हैं। ओके ठीक है। तो सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि कौन कौन से डिडक्शन है और एग्जेम्पशन है जिसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नए टैक्स स्कीम में आते हैं तो अभी भी क्या लोअर टैक्स रेट के साथ कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन के बेनिफिट हैं जो कि टैक्स पेयर को मिल सकते हैं, या कुछ भी फ़ायदा यहाँ पर टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा? इसके बारे में भी कुछ बताइए। पूजा, ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि आपका सब खजाना लूट नहीं गया। जो स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं जिसका मैंने जिक्र किया और जो हमने दर्शकों को स्लाइड के जरिए दिखाया, केवल वो नहीं मिलेंगे सेक्शन 115 BAC में, बट जो देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। अब जैसे हम सैलरी टैक्स पेयर की बात करें तो उन्होंने खास तौर से जो हमारे फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड जिसको हम कहते हैं, वो विकलांगों के लिए जो कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एक विशेष फायदा है, या तो कन्वेयंस अलाउंस जो आपको टूर ट्रांसफर वगैरह के लिए भी है या तो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए मिलता है, वो चालू रखे गए हैं। और सबसे मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण जो
सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए है वो ये है कि उनके पूरे पैकेज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसको बरकरार रखा गया है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। माना पीएफ, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, आप ओल्ड या न्यू किसी की भी पसंदगी करें आपको ये तो मिलेंगे। इसके अलावा जो हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नहीं मिलेगा वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वगैरह है, पर अगर आपकी रेंटल इनकम आप दिखाते हैं तो उसके सामने आपको जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का फायदा या कटौती मिल सकती है, या तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो चालू रहेगा। तो दैट इज अनदर बिग एडवांटेज फॉर यू। और कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करते हैं पूजा, तो कैपिटल गेन्स में प्रैक्टिकली आपके अभी जो जितने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं, इंडेक्सेशन के हैं, स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ ग्रैंडफादरिंग के हैं, फिर 54, 54 EC, 54F, ये सब प्रावधान आपको नए स्कीम में भी इसका फायदा मिलेगा। जो 1 लाख रुपए का LTCG जैसे आपको मिलता है एग्जाम्प्ट, ऑल दिस हैज बीन केप्ट इंटैक्ट। और बिजनेस के केस में भी ये ख्याल रखना है कि आपके अगर बिजनेस के लॉसेस हैं या तो अनएब्सॉर्ब्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो हैं उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो आपको नए स्कीम में भी मिलते रहेंगे। और इसके अलावा जो सेक्शन 80 के अंदर एक एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है जिसको हम 80 CCD2 उसका एग्जम्पशन कहते हैं, वो आपको मिलेगा। और बिजनेस वालों को एक जो 80JJA में एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट का डिडक्शन है, ये दोनों को दे हैव केप्ट देम इंटैक्ट। इसके सिवा जो आपकी सेक्शन 10 के तहत देयर आर सर्टेन अदर एग्जम्पशंस, जैसे कि आपके पीपीएफ या एसएसवाई का आपका इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है, ये जो एग्जम्प्ट इनकम्स हैं या तो एग्रीकल्चरल इनकम है, ये सब एग्जम्पशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये दोनों में क्या आपके फॉरबिडन फ्रूट्स हैं, ये भी ध्यान रखना है अगर आप नए में जाते हैं, और विच फ्रूट्स आर स्टिल देयर ऑन द प्लेटर, आपके लिए बरकरार रखे गए हैं, ये अगर हम समझें तो बहुत अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, तो नई स्कीम तो पूरी तरीके से समझ में आ गई मुकेश सर, लेकिन अब नए टैक्स पेयर नए और पुराने टैक्स स्कीम में क्या चुने, इसके बारे में कुछ हमें सजेशन दीजिए, क्योंकि और कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्या, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताइए जिसके ज़रिए हमारे जो दर्शक हैं उनको क्लियर हो सके कि उनके लिए ओल्ड टैक्स स्कीम फ़ायदेमंद है या फिर नई टैक्स स्कीम। पूजा, आपने जैसे हैप्पी न्यू ईयर विश किया, हम ईटी नाउ स्वदेश और टैक्स मंत्र की ओर से केवल ग्रीटिंग्स नहीं, उनको हम कुछ ऐसे मंत्र आज देना चाहेंगे कि जिसके आधार से वो इन रियल सेंस वो कुछ अपना नए साल में एक जश्न मना सकें थ्रू टैक्स सेविंग्स। तो ये जो इसके गुरु मंत्र हम समझें, उसके पहले मैं 1-2 केस स्टडीज पेश करके हमारे दर्शकों को और आपको ये बात समझाना चाहूंगा। अब समझ लीजिए कि एक सैलरी टैक्स पेयर है जिसका एनुअल पैकेज 18 लाख का है, उसको 18 लाख रुपया टोटल मिलता है, और ये 18 लाख में से अगर वो मान लीजिए पुरानी स्कीम में है और जो पहले था और उसको जो मिलता था डिडक्शंस, एग्जम्पशंस वगैरह, उसका कुछ लिस्ट ऐसे है जैसे हम एक ये ग्राफिक में दिखा रहे हैं। तो एक तो 50,000 का उसका अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके साथ उसने अगर एक हाउसिंग लोन इंटरेस्ट भी उसने प्लान किया है तो 2 लाख रुपया वो लेगा। अलावा 80C में केवल 80C का 1.5 लाख नहीं, पर वो 80 CCD NPS में जो एक्स्ट्रा 50,000 भी हो सकता है उसका भी वो निवेश करता है। तो ये 2 और 2 4 और 50 4.5 लाख हो गया। इसके सिवा खुद का अपना मेडिक्लेम मान लीजिए 25,000, और अपने माता पिता है
उसके साथ रह रहे हैं और उनका कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर या उनका मेडिकल प्रीमियम वो पे करता है तो 50,000 उसको ज्यादा मिल सकता है। तो समझिए 5.25 लाख रुपए तक के डिडक्शंस वो प्लान कर सकता है। तो 18 लाख में से 5.25 लाख हम डिडक्ट करें तो रह गए 12,25,000। तो ये 12,25,000 में आपका जो ओल्ड स्कीम के हिसाब से टैक्स होगा वो होगा 2,02,800। प्लीज कीप इन माइंड 2,02,800। अब ये 18 लाख आपका नई स्कीम में आप सैलरी का पैकेज ऑफर कर रहे हैं तो इनमें से 5.25 लाख में से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आपको लोअर टैक्स रेट्स का फायदा मिलेगा जो हमने आगे देखे वो, पर लोअर टैक्स रेट्स के फायदे लेते हुए भी इस केस में आपका टैक्स बनेगा 2,88,600, 2,88,600। तो इस दोनों का फर्क आप देखें तो 85,800 का फायदा आपके लिए बना रहेगा अगर आप पुरानी स्कीम को पकड़ के रखते हैं। अब एक दूसरा केस स्टडी लेते हैं और उस पर से हम कुछ नियम या निष्कर्ष पर आएंगे। अब मान लीजिए इसी सैलरी टैक्स पेयर का एक अपना एचयूएफ भी है और वो एचयूएफ में उसने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह का प्लानिंग किया है जो उसकी टैक्सेबल इनकम है और वो सोचता है कि मुझे इसमें कोई डिडक्शन नहीं लेना है। तो ये जो उसका 15 लाख पर टैक्स बनेगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्कीम तो 2,73,000, 2,73,000 का टैक्स होगा। और अगर वो नई स्कीम को चुनता है तो उसका टैक्स होगा केवल 1,95,000। तो 2,73,000 और 1,95,000 का डिफरेंस 78,000 हुआ। तो इस केस में वो अगर नई स्कीम की पसंदगी करता है क्योंकि उसको डिडक्शंस नहीं लेने हैं तो 78,000 का फायदा हो सकता है। अब ये दोनों केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए हम दर्शकों को एक छोटा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चार्ट की एनालिसिस पेश करना चाहते हैं कि व्हाट इज दैट पॉइंट जिसको हम कट ऑफ कहेंगे या जिसके ज्यादा या कम डिडक्शंस होने के आधार से आपका प्लानिंग कर सके। तो ये जो एक चार्ट में हम दिखा रहे हैं कि आपके डिडक्शंस अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है आपके केस में 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5, 4, 4.5, जैसे 5.25 लाख का हमने एक एग्जाम्पल लिया, वो सब केसेस में आपको टैक्स का काफी फायदा, टैक्स का सेविंग होगा। और जहां आपके डिडक्शंस 2.5 लाख रुपए से कम हो जाते हैं और आपकी आय जो है ऑफ कोर्स 15 लाख से ज्यादा है ये दोनों केसेस में, तो वो केस में आप जैसे देखेंगे जैसे 2.5 लाख से कम होता है आपका डिडक्शन, वो आपको फायदा फिर पुरानी स्कीम में नहीं रहता है। यू विल बी मच मोर बेनिफिटेड गोइंग फॉर द न्यू स्कीम, जैसे हमने वो हमारे केस स्टडी 2 में देखा। और इसके साथ हमें एक ये भी बात ध्यान में रखनी है पूजा कि अगर आपकी इनकम बहुत कम है, माना 8-10 लाख रुपए के अंदर है, तो उस केस में तो आप अगर 2-3 लाख के भी डिडक्शंस प्लान करके 5 लाख के अंदर आपकी इनकम ला सकते हैं, तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको 87A का रिबेट, क्योंकि ये ख्याल में रखिए वेदर यू आर अंडर द ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, दोनों में आपको रिबेट का फायदा मिलता है। तो रिबेट का लाभ लेते हुए आपको टैक्स हो जाएगा 0। तो जहां छोटी इनकम है और कुछ छोटे छोटे डिडक्शंस भी है, वहां शायद ओल्ड स्कीम, ओल्ड इज गोल्ड, ये ख्याल रखना है। तो इसके आधार से व्हाट आर दी कंक्लूजन्स दैट वी विल ड्रॉ। पूजा कंक्लूजन ये रहेगा हमारा सबसे पहले कि अगर 15 लाख से आपकी ज्यादा इनकम है तो आप 2.5 लाख से ज्यादा आपके डिडक्शंस हैं तो ओल्ड को प्रिफर करिए,
2.5 लाख से कम है तो न्यू की ओर नजर करिए। अगर आपकी फैमिली की जो एंटिटीज हैं ज्यादा आपकी 1 2 3, तो उसमें आपको स्मार्ट प्लानिंग या आउट ऑफ द बॉक्स जो आपने बताया क्या थिंकिंग होना चाहिए कि जितने डिडक्शंस हैं सबको एक में इकट्ठे करके ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख के ऊपर उसको बना के आप उधर क्लेम करिए। मान लीजिए इंडिविजुअल में आपने ये सब क्लेम करके 4-5 लाख के डिडक्शंस किए, फायदा है आपके लिए। और वाइफ और आपका HUF है उसमें आप कुछ क्लेम मत करिए, आपको फायदा रहेगा। तो ये जो बात है ये आपको ख्याल में रखनी है। और 5 लाख से कम है तो मैंने जैसे आपको बताया वहां ओल्ड में बी मच बेटर। ये सब हमने स्कीम के बारे में समझा। चलिए अब दर्शकों के भी कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो हमें आया है वो कोलकाता से आया है, पंकज दवे का। एक बार सुन लेते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा प्रश्न एक्रूड इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है सेविंग्स अकाउंट पर और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर, उसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में है। मेरी समस्या यह है कि यह एक्रूड इंटरेस्ट जो इस साल रहता है वो अगले साल वह पेड इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। अब सवाल है कि एक ही इंटरेस्ट पर हमें 2 बार टैक्स क्यों पेमेंट करूं? तो अतः मेरा आवेदन है कि इस टैक्स एक्रूड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किस प्रकार किया जाए ताकि कोई क्वेरी ना आए और मिसमैच ना हो। उसके बारे में मैं श्री पटेल जी से आग्रह करूंगा कि मुझको इसके बारे में सटीक सलाह दें। धन्यवाद। तो मुकेश जी, पंकज दवे को आप क्या राय देंगे? कोलकाता से पंकज दवे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप टैक्स मंत्र कार्यक्रम को रेगुलर देखते हैं, उसको एंजॉय ही नहीं उससे फायदा भी लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। और आपका जो सवाल है मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है और इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी एक इनकम है उसको 2 बार आप टैक्स नहीं कर सकते, या तो उसको एक्रूड बेसिस पर टैक्स किया जाए या उसको एक्चुअल रिसीट बेसिस पर टैक्स किया जाए। अब इनकम टैक्स एक्ट की एक कलम है सेक्शन 145, उसके तहत हर एक टैक्स पेयर के लिए प्रावधान ये है कि आपकी कोई बिजनेस इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो तो उसको आपको कैसे टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहिए, क्योंकि इट कैन बी आइदर ऑन एक्रूड बेसिस और ऑन कैश बेसिस। एक समय था कि जब आप हाइब्रिड मेथड भी फॉलो कर सकते थे, यू कुड डू आइदर एक्रूड और कैश और बोथ। पर अब आपको पसंदगी ये करनी है कि आप दोनों में से कौन सी सिस्टम को अपने पर्सनल ITR में इनकम दिखाने के लिए फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं कैश सिस्टम को फॉलो करता हूं तो कैश सिस्टम के आधार से आप दिखाते हुए ये आपकी इनकम जो है उस पर आप टैक्स भर सकते हैं। पर अगर एक्रूड के बेसिस पर TDS कटता है, ऐसे केस में एक्रूड सिस्टम आप फॉलो करें तो आपके लिए इसलिए फायदा कारक होगा कि देयर विल बी नो मिसमैच बिटवीन TDS मेड एंड द इनकम शोन। पर अगर मिसमैच होता भी है तो आप उसको दिखा सकते हैं। चलिए, अब इस बीच हमें दूसरा सवाल भी आ चुका है कविता पटेल का, एक बार वो भी सुन लेते हैं। कविता जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है आपसे कि मेरा PPF अकाउंट फरवरी 2022 में मैच्योर हो रहा है, तो क्या मैं उसको और एक्सटेंड कर सकती हूँ? जी मुकेश जी, इनको भी सजेस्ट करिए कविता को क्या राय देंगे जिनसे उनकी मदद हो सके। कविता जी, PPF के लिए ये जो आपने सवाल लिया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको ख्याल में रखना यह है कि 15 साल या उसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आप जब मैच्योरिटी पूर्ण होती है तो आपको रिन्यूअल का राइट और प्रिविलेज है। और जब आप अपना अकाउंट रिन्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए PPF का फॉर्म 4 आपके लिए भरना आवश्यक है। और ये जो फॉर्म 4 आप भरते हैं इसके संदर्भ में एक बात ये ख्याल रखिएगा कि आपकी जो मैच्योरिटी डेट है उसके
1 साल के अंदर आपको ये फॉर्म बैंक के समक्ष पेश करना है। अगर आपने ये समय सर पेश नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है उसको क्लोज कर दिया माना जाएगा और फिर आप उसी अकाउंट में नया फ्रेश कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद है कविता जी को मदद मिल चुकी होगी। चलिए मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन दोनों ही क्वेरीज पर आपकी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज की सेगमेंट में। चलिए अब वक्त है गुरु मंत्र का, और पहले साल का जो गुरु मंत्र है, नए साल के जो गुरु मंत्र है वो हम आपको बता देते हैं। पहला तो ये कि जहां टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स रेट्स के नए स्कीम में स्विच करना काफी ज्यादा फायदेमंद होगा अगर डिडक्शन 2.5 लाख रुपए से कम होते हैं तो। जहां डिडक्शन के बाद टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है तो ओल्ड स्कीम टैक्स पेयर के लिए सही विकल्प होगा। ये भी हमने आज समझने की कोशिश की। और तीसरा और सबसे अहम गुरु मंत्र, अगर परिवार में 3 टैक्स एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल, स्पाउस और HUF हैं, तो ऐसे केस में कोई भी एंटिटी जहां रुपए 2.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन प्लान हो सकते हैं वो करके ओल्ड टैक्स स्कीम की पसंदगी रखना और बाकी 2 केसों में न्यू स्कीम चुनना बेहतर ऑप्शन होगा। तो इन तीनों ही गुरु मंत्रों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और एक बार फिर से ET नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।